गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। नीट तो अब काफ़ी पास में आ गया है और इसके लिए न्यू लाइट आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है। सिंह साहब की देन है। पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको, ये न्यू लाइट का मोटो है। और आज असर्शन रीजन की सीरीज में लेके आया हूँ आपके लिए। ये इसका 7वां टेस्ट था। उम्मीद है आपको असर्शन रीजन क्लियर हो रहे होंगे। तो ये इसका फॉर्मेट है। पहला देना है अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दूसरा वाला पहले को एक्सप्लेन भी करता है। दूसरा देना है अगर दोनों सही हैं लेकिन दोनों में कोई कोलैबोरेशन नहीं है, दूसरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगर पहला सही है दूसरा गलत है तो सी देना है, और अगर पहला गलत है तो फोर्थ देना है। वहां पर एक गेम आपके साथ हो सकता है कि इसके ऑर्डर बदल सकते हैं, तो देख करके टिक करिएगा। जैसे उन्होंने ए पर लिख दिया इफ असर्शन इज फॉल्स, तो फिर जब पहला गलत होगा तब ए वाला दिया जाएगा। तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। मोस्टली यही रहता है, कभी कभी चेंज भी करते हैं। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ऐसे जाता है और इसकी पाथ लेंथ एल है और ए से बी तक जाने में टाइम डेल्टा टी लगता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड या एवरेज स्पीड कितनी होगी? ये होगी पाथ लेंथ अपॉन डेल्टा टी। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी टोटल पाथ लेंथ अपॉन डेल्टा टी। और जबकि velocity is related to displacement, the length of this vector is displacement. तो magnitude of average velocity, this will be this displacement length upon delta t होगा। और आप देख रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कम आएगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इन कंपेरिजन टू डिस्टेंस। सिर्फ एक कंडीशन में ये बराबर होता है, जब पार्टिकल डायरेक्ट ए से बी तक उनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग चला जाए। तो ये तो इक्वल कह रहा है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। और दूसरा वाला सही है। अगर हम कोई डिफरेंशियल एलिमेंट लें तो ये dl और ds, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी dl अपॉन dt, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी ऑलमोस्ट उतना ही होगा, बिकॉज दिस इज इनफाइनेटिसिमल टाइम इंटरवल। और इनफाइनेटिस इंटरवल में लगभग ये स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। लेकिन हमें तो देखना है असर्शन फॉल्स है यानी आंसर डी जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, और जरा चेक करते हैं पहले वाले स्टेटमेंट को। सपोज कर लीजिए ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, और एक डिस्क बना देते हैं। ये डिस्क बना दिया। डिस्क है तो ये पूरा फिलअप भी हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए ये पूरा मटेरियल भरा हुआ है, एंड दिस इज माई लोएस्ट पॉइंट। और ये रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग
तो अगर इसकी वेलोसिटी v है और ये ओमेगा से घूम रहा है तो देर इज नो फ्रिक्शन फोर्स, भले ही ये रफ हो लेकिन अगर रोलिंग हो रही है तो फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं होता है, फ्रिक्शन इज नॉट देयर। फ्रिक्शन फिर तभी लगेगा जब आप इस पर कोई फोर्स भी लगाएं अलग से, तब फ्रिक्शन यहाँ पिक्चर में आता है। बट डिस्क इज रोलिंग एंड नो एक्सटर्नल फोर्स हियर, तो हमारे पास फ्रिक्शन नहीं आएगा। एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि acceleration is total acceleration, and there are two type of acceleration. One is acceleration in circular motion and one is translational motion. So there is no translational motion of this point, but this point is rolling about center of mass. So there will be one acceleration in upward direction, and that is disk into radius into r omega square. तो this centripetal acceleration is there. ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ज्यादातर इसको हम लोग क्वेश्चन में यूज ही नहीं करते हैं, बट एज फार एज एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल इज कंसीडर्ड, no acceleration in along the plane or translational acceleration is not there, but rotational acceleration is there because this point is moving, it is moving. इसकी जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है तो वो इधर v है और इधर r ओमेगा थी, ये दोनों कैंसिल हो गई हैं एंड दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, तो कोई भी नहीं है। बट इफ ओमेगा ना भी बदले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन विल बी देयर। तो ये थोड़ा सा खोद करके निकाला गया क्वेश्चन था और असर्शन मेरा गलत हो गया है, तो वी विल गो फॉर डी ऑप्शन। और सेकंड है, इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये सही होता तब इसमें क्या करते, तो रीजन भी देख लेते हैं। वैसे असर्शन के गलत होने से आंसर मेरा फिक्स हो गया है। फॉर ए रिजिड डिस्क रोलिंग विदाउट स्लिपिंग on a fixed rough horizontal surface, the velocity of the lowest point on the disk is always zero। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि रफ सरफेस फिक्स्ड है। अब यहां पर ये मत कहिएगा कि सर एंगुलर वेलोसिटी विल बी देयर, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी रोटेशनल वेरिएबल होता है और यहाँ पे हमारे पास प्लेन पोलर वेलोसिटी की बात हो रही है। ये एक्सेलेरेशन एंगुलर एक्सेलेरेशन नहीं है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, तो ये उसी ट्रांसलेशनल मोशन में ही आता है। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो है। हालांकि अगर ये फिक्स्ड सरफेस ना होती, सपोज सरफेस भी मूव कर रही होती, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी रिलेटिव टू सरफेस जीरो होती है, यानी सरफेस की वेलोसिटी के बराबर होगा। तो फॉर मूविंग सरफेस ये भी फेल हो जाता, ये भी गलत हो जाता, बट सिंस इट इज फिक्स्ड तो ये रेस्ट में है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी रेस्ट में रहेगा और इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट इसका सही था। ये रोलिंग और ये सब रोटेशन थोड़े से एडवांस टॉपिक हैं और इनको बहुत ही ध्यान से देख करके करना चाहिए। प्रिकॉशनरी क्वेश्चन ये लिया गया है, इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी अच्छा है, पहले ये एम्स में आया था, वहीं से लिया है। अब यहां पर इसको देखिए कि ये रेजिस्टेंस आर है, मैं इधर हट जाता हूं, देखिए फिगर देखिए, ये रेजिस्टेंस आर है और ऐसे दो फिक्स्ड रेल्स स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन इज नॉट देयर। एक कंडक्टिंग रॉड लाइज ऑन दी, और ये कंडक्टिंग रॉड है
और कंडक्टिंग रॉड में एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है इनवर्ड डायरेक्शन में। और मैंने क्या किया कि इसको धक्का दे दिया, इसको ऐसे वी से चला दिया। तो जब ये वी से चलेगी तो आपको मालूम है कि इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और ईएमएफ कितना हो जाएगा, बी वी इंटू एल, और इसकी वजह से ये करंट फ्लो करने लगेगी। और जब ये करंट फ्लो करने लगेगी तो जो मैग्नेटिक फोर्स है, इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा BVL, और वो मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारा इस तरफ लगेगा, ये। अब कह रहे हैं कि द टोटल वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज नेगेटिव। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्क डन होगा वो हमेशा 0 होता है। यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और ये चल रहा है, तो मेरे पास जो वर्क डन है वो निगेटिव हो जाएगा। कई लोगों का आंसर निगेटिव ही होगा, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स किस पे लग रहा है, वी के अगेंस्ट नहीं लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन निकालना है तो फोर्स की डेप्थ में जाना पड़ेगा, और फोर्स की डेप्थ में जानना पड़ेगा कि एफ एस कॉस थीटा में एस क्या होता है। तो एस होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट, होल बॉडी का या सेंटर ऑफ मास का नहीं होता है। तो ये जो फोर्स लग रहा है वो इसलिए लग रहा है कि यहां पर करंट बहने से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन पैरेलल टू दी वायर होगी। और मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है QVB बेसिकली जो लग रहा है, जिसके समेशन को हम लोग आईबीएल का नाम दे देते हैं, तो वो वाला फोर्स परपेंडिकुलर टू दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देयरफॉर नो वर्क इज देयर। एंड प्लीज रिमेंबर, मैग्नेटिक फोर्स नेवर डज वर्क because it is always perpendicular to the velocity of the particle on which it is acting. कंफ्यूजन यहां पर ये हो जाता है कि ये जो वायर रॉड है ये इधर चल रही है, तो हमें लगता है ये वर्क डन निगेटिव होगा, इसलिए असर्शन इज रॉन्ग अगेन। और ऐसा भी हो सकता है, अभी तक सारे क्वेश्चन के आंसर डी आए हैं, जानबूझ के रखे गए। और ये वाला स्टेटमेंट सही है, इफ फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वर्क डन इज नेगेटिव, ये सही है, बट फर्स्ट वन इज रॉन्ग। और यहां पे ये अपोजिट लग रहा है, कई लोगों ने इसका आंसर ए दे दिया होगा, लेकिन याद रखिए कि फोर्स की डिफिनीशन क्लियर होनी चाहिए वर्क में। वर्क एफ एस कॉस थीटा में डिस्प्लेसमेंट उसका होता है जिस पर फोर्स लग रहा होता है, और फोर्स लग रहा है किस पे, डायरेक्ट रॉड पे नहीं लग रहा है, वो QVB फोर्स लग रहा है और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस फोर्स के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर वर्क नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करेगी। तो ये थोड़ा सोचने की बात थी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। अब यहां पर देखिए इसमें क्या है
कि ये इधर से लाइट रे गई है, तो जरा मैं एक स्फीयर बना देता हूं। ये मान लीजिए स्फीयर है, और सपोज ये इसका सेंटर है, और इस पर मैं कोई भी एक लाइट रे डालता हूं। ये मैंने लाइट रे डाली एक। अब मुझे क्या करना है, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है जो सेंटर से जाएगा, और देयरफॉर रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी, refracted ray will go like this. और अगेन यहां पर फिर मुझे नॉर्मल डालना है, और इसके बाद अगेन ये लाइट रे इसी एंगल पर बाहर निकल जाएगी। ये डायरेक्शन बनाएगी। तो यहां पर बेटा ये जितना है, ये जितना है उतना ही ये होगा, तो कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चांस नहीं बनते। अब यहां पर एक ग्रेट कंफ्यूजन आता है, उसको भी सुन लीजिए। जब आपने रेनबो पढ़ा था तो वो इधर से बना के इधर निकाल देते थे, तो कुछ लोग कहेंगे रेनबो में तो हो रहा था इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, रेनबो में जो रिफ्लेक्शन शो किया जाता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। जब भी किसी सरफेस पे लाइट रे पड़ती है तो उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट जरूर होता है, कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट जरूर होता है, तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन था। अगर रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता तो इस रेनबो के पीछे कुछ ना दिखता, वहां भी आपको सब कुछ दिखता है। तो यहाँ पे दो कंफ्यूजन दूर हो गए आपके। रेनबो में जो रिफ्लेक्शन होता है वो टोटल इंटरनल नहीं होता है, वो रिफ्लेक्शन होता है, नॉर्मल रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो हर बार होता है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। और स्फेरिकल सरफेस में अगर लाइट रे के अंदर जा रही है तो इधर हमेशा हमारे पास रे निकलेगी ही। तो यहां पे भी चौथा पहला असर्शन गलत हो गया। फॉर ए रे गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेरिया मीडियम, तो ये सही वाला है। अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से कम हो गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। यहां पर ऐसा कभी हो ही नहीं पाता है। मैथमेटिकली इट कैन बी प्रूव दैट फॉर ए स्फेरिकल सरफेस दिस इज ऑलवेज ग्रेटर लेस देन क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो ही नहीं पाता है। तो आज के क्वेश्चन थोड़े डेप्थ वाले थे, और ये बहुत ही सिंपल है। हैवी न्यूक्लियाई टेंड्स टू हैव मोर नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जब हैवी न्यूक्लियाई होता है तो उसमें प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, और उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए, स्टेबिलिटी करने के लिए न्यूट्रॉन्स भी ज़्यादा नंबर पे होते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉन्ग रेंजिंग है, न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंजिंग है, तो न्यूट्रॉन ज़्यादा इसलिए रखे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाएं वो प्रोटॉन्स, और उनके बीच में ये फोर्स बैलेंस हो सके। तो पहला सही है, और ये भी सही है, आंसर इसका ए हो जाएगा। तो ये था आज का टेस्ट, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब अगले टेस्ट में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।
खुदा हाफिज, नमस्ते। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और पेपर का डिस्कशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेटा एआर की सीरीज चल रही है। सिंह सर का मिशन है अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन के तहत एआर सीरीज लॉन्च की है सर ने, और आप लोगों का बड़ा सपोर्ट और प्यार मिला है बच्चों। तो आइए मैं आपको अगला पेपर डिस्कशन कराता हूं बच्चों। आपने आज पेपर दिया होगा, इसी का डिस्कशन हम पढ़ेंगे करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको स्टार्ट करता हूं। ऐसा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऐसा है, माल्टोज एंड लैक्टोज आर एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। तो बेटा माल्टोज और लैक्टोज एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग शुगर के। ये बात ऑलमोस्ट सभी को पता होगी, बट ये क्यों रिड्यूसिंग शुगर है ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा, और कौन कौन रिड्यूसिंग शुगर है ये बात भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर दोबारा से पढ़ेंगे तो बेटा ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। आइए बच्चों, चलिए बच्चों, जो आपकी रिड्यूसिंग शुगर होती है, रिड्यूसिंग शुगर की अगर मैं बात करूं, रिड्यूसिंग शुगर तो समझ लीजिए एक बार, रिड्यूसिंग शुगर ये दो है आपकी। एक हो ये मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, और बेटा कुछ डाइसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स बच्चों, जो मोनोसैकेराइड है, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं आपके, मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूं जो एनसीईआरटी ने भी लिखे हैं आपकी। ग्लूकोज, ग्लूकोज, एक गैलेक्टोज, और बेटा फ्रक्टोज, ये 3 है आपके। और डाइसैकेराइड में इसके 2 एग्जाम्पल याद रखना, एक होता है बेटा माल्टोज, माल्टोज, दूसरा लैक्टोज, लैक्टोज। बच्चों ये जो है ये आपके रिड्यूसिंग शुगर है। सर ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों होती है? तो बच्चों ऐसी शुगर जिसका एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप फ्री होगा वो रिड्यूसिंग शुगर है। तो इनमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और डाइसैकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज, इनका एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप फ्री रहता है बच्चों। इतनी बात समझ आई? तो अगर फ्री है तो वो रिड्यूस हो जाती है किसी रिड्यूसिंग एजेंट से। वो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है ये बात मैं आपको बता दूंगा बेटा। तो आइए देखिए, पहले आप ट्रिक लिख लेते हैं कि ये आपकी कौन कौन है रिड्यूसिंग शुगर। तो बेटा ऐसे लिखना, यहां से मैं लिख रहा हूं, मैं ट्रिक आप याद रखना, मैं गया गंगा, गंगा फिर 2 दिन, 2 दिन में लौटूंगा, 2 दिन में लौटूंगा रण में। रण समझते हैं? फाइट। ऐसा बच्चों, मैं फॉर मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं आपके, ये सब रिड्यूसिंग है। मोनोसैकेराइड में बेटा गैलेक्टोज या ग्लूकोज लिख लें पहला, ग्लूकोज, और गंगा से गैलेक्टोज, फिर से फ्रक्टोज, और 2 दिन में मतलब डाइसैकेराइड कौन कौन है बेटा आपके, माल्टोज, और लौटूंगा मतलब लैक्टोज, और बेटा रण में रिड्यूसिंग शुगर है सबके सभी है। क्या है ये? रिड्यूसिंग शुगर। तो ये ट्रिक आपको याद रहेगी कि मोनोसैकेराइड में कौन रिड्यूसिंग है और डाइसैकेराइड में कौन रिड्यूसिंग है। इतनी बात समझ आई बच्चों? ये रिड्यूसिंग शुगर इस वजह से है बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट इनको रिड्यूस कर देते हैं। कौन कौन है आपको याद है? नहीं याद है तो मैं बता दूं बच्चों, ये रिड्यूस, तो रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर reduces with the help of Tollens reagent. नंबर 1 टॉलेंस रिएजेंट बच्चों, टॉलेंस रिएजेंट। नंबर 2 फैलिंग सॉल्यूशन या फैलिंग्स रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन या रिएजेंट।
और रिएजेंट फेलिंग्स। बेनेडिक्ट, ये तीन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बेनेडिक्ट रिएजेंट, रिएजेंट, ये जो रिएजेंट हैं ये इन शुगर को रिड्यूस कर देते हैं, इस वजह से इनका नाम क्या पड़ा, रिड्यूसिंग शुगर। बेटा टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला तो याद होगा आपको, AgNO3 प्लस NH4Cl, याद है, सभी को याद रहता है बेटा, कई बार मैंने भी बताया आपको, याद है कि नहीं है। अगला बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन क्या आपको पता, दो होते हैं, एक होता है फेलिंग ए, फेलिंग ए, और बेटा दूसरा होता है फेलिंग बी। फेलिंग ए में आता है कॉपर सल्फेट, और फेलिंग बी में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये आप लिख लेना पूरा। ये बेटा रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये सबके सब रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों, बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस कर देते हैं। बात समझ आई इतनी। चलिए बेटा ये सबके सब क्यों रिड्यूसिंग शुगर है, बिकॉज इनका एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप क्या होगा, फ्री होगा। तो आइए आप AR पढ़ लेते हैं बच्चों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। और बच्चों जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बिकॉज सुक्रोज का आपका एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं होता। तो बच्चों नॉन रिड्यूसिंग में कौन आएगा, कीटोनिक। तो सुक्रोज को ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब बेटा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, अब आप कर लेंगे। माल्टोज एंड लैक्टोज आर एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, किसका एग्जाम्पल है, रिड्यूसिंग शुगर का। माल्टोज एंड लैक्टोज रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट, बिल्कुल सही बात है बेटा, और एक्सप्लेन भी कर रही है भाई ये रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों, बिकॉज ये फेलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट से रिड्यूस हो जाते हैं। तो एक्सप्लेन हो रही है ना बात, वो अगर एक्सप्लेन हो रही है तो बेटा आंसर ए हो जाएगा। बात समझ में आई। आप एक और लिख सकते हैं, बेनेडिक्ट रिएजेंट, वो भी रिड्यूस कर देता है। और किसको रिड्यूस नहीं करते, ये सुक्रोज को रिड्यूस नहीं करते, याद रखना। तो सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चलो बेटा आगे, आंसर फर्स्ट हो गया, आगे बढ़ जाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा, अमोनिया एक्ट एज अ लिगैंड, क्यों, अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन कैन बी डोनेटेड टू एक्सेप्टर। देख लो बेटा ये आपकी मेटल है, और मेटल के पास मान लीजिए आपका डी ब्लॉक मेटल है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो बच्चों जो अमोनिया है, अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल मेटल को डोनेट कर देती है। मान लीजिए ये मैंने अमोनिया ऐसा चारों तरफ से आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा सकते हैं। तो अमोनिया ने अपने नाइट्रोजन क्या कर दिए, डोनेट। तो बच्चों इसने डोनेट कर दिए, तो इसलिए क्या है, लिगैंड है। बात समझ आई। तो ऐसा है बच्चों आपका, आप यहां बना लें एक अमोनिया, तो ऐसा। तो ये अपने लोन पेयर को डोनेट करती है, किसको, सेंट्रल मेटल को। तो बेटा जो लोन पेयर डोनेट करेगा विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना, तो बच्चों वो कहलाएगा आपका क्या, लिगैंड। तो अमोनिया इज अ लिगैंड। रीजन क्या है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम कैन बी डोनेटेड टू एक्सेप्टर। यस बेटा डोनेट कर रहा है एक्सेप्टर को, तभी तो ये क्या है, लिगैंड है। इतनी बात समझ में आई होगी, आई ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बेटा इस वजह से ही तो ये लिगैंड क्यों है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो एक्सप्लेनेशन तो है ना। यस आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 आइए बच्चों। एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन यील्ड 2 ब्रोमोप्रोपेन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड इट यील्ड 1 ब्रोमोप्रोपेन। आइए मैं आपको बना के दिखा देता हूं बच्चों। चलिए इधर आइए, ऐसा है, देख लीजिए क्या बोला है, किससे रिएक्शन, चलो वही बना देते हैं। आइए बेटा 3 ऐसा है बच्चों, देखना एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन, प्रोपीन पर एडिशन कराना किसका, HBr का। तो ये आपका प्रोपीन, इसमें मैंने एडिशन करा दिया किसका, HBr का। तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन है, एल्कीन
और HBr मार्कोनिकॉफ रूल है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट वहां लगाएंगे जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होगा, तो बेटा नेगेटिव यहां लगेगा तो पॉजिटिव यहां पर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी आप इसको बोलेंगे, और ये बनेगा बेटा यहां Br और CH3। क्या बना इसका IUPAC नेम 1 2 3, तो 2 ब्रोमो और प्रोपिन, ऐसा इसका IUPAC नाम प्रोपिन, 2 ब्रोमो प्रोपिन। तो बेटा इल्ड 2 ब्रोमो प्रोपिन, सही बात है। व्हाट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर बेटा मैं इस रिएक्शन को HBr के साथ पेरोक्साइड ले लूं, तो बेटा HBr के साथ पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फेवर करा देता है ये पेरोक्साइड। तो बच्चों ये आपका कौन सा रूल है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ ये कहते थे कि नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो। तो बेटा यहां से टूटा, माइनस प्लस, अब नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव यहां आएगा, तो बेटा नेगेटिव यहां आएगा। तो आपका बनेगा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH2 CH2 और Br। इसका IUPAC नाम बेटा नंबरिंग इस साइड से होगी, साइड चेन पहले है, तो नाम आएगा इसका 1 ब्रोमो प्रोपेन, ऐसा प्रोपेन। तो बच्चों आइए आगे पढ़िए। व्हाट इन दी प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड इट इल्ड 1 ब्रोमो प्रोपेन, सही बात है। और बच्चों ये पता क्यों होता है, ये वाला ये इस वजह से होता है बिकॉज यहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलती है, तो हम मोर स्टेबल फ्री रेडिकल पर अटैक कराते हैं। बात समझ में आई। तो बच्चों इस वजह से ये आपका बन जाता है। तो आइए इसका रीजन पढ़िए। रीजन, व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यस, जब आप पेरोक्साइड ले लेते हैं तो ये मैकेनिज्म कौन सी हो जाती है, फ्री रेडिकल। और 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ये बात भी ठीक है बेटा। अगर मैं फ्री रेडिकल में बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में अगर मैं बात कर रहा हूं तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्यों, बिकॉज वहां पर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। अगर मैं बेटा ऐसा, चलो मैं ऑर्डर ही लिख दूंगा आपको, पहले ये बात समझ में आई। तो बेटा आपका यहां पर ये इसलिए बनता है बिकॉज यहां आपका पेरोक्साइड मैकेनिज्म चलती है, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलती है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। और बेटा फिनाइल में अगर हम बात करें तो ऐसा रेडिकल जिसपे 3 बेंजीन की रिंग लगी है, देन 2 बेंजीन की रिंग, देन 1। बात समझ में आई। तो ये आपको ऑर्डर पता ही होगा। तो आंसर क्या आएगा इसका भी, फर्स्ट। एक्सप्लेनेशन कर रहा है बेटा बिकॉज इसी वजह से ये हो रहा है, इस वजह से ये वाला प्रोडक्ट बनता है बच्चों। तो मतलब एक्सप्लेनेशन है इसका। बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द फ्लेम। रीजन, बोथ Ve एंड Mg हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। आइए मैं एक बात समझा देता हूं तब आपको ये समझ आएगा बेटा। बेटा जो मैग्नीशियम और बेरिलियम है आपके, इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। इतना ज्यादा बाउंड नहीं है कि सबसे ज्यादा बाउंड हो जाए ना, हाँ इतने बाउंड होते हैं। कितने सर, पहले समझिए कॉन्सेप्ट तब समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने ये आपकी सेल ली मैग्नीशियम और बेरिलियम की, ये इनर सेल है और बेटा ये आपकी आउटर सेल है या हायर एनर्जी लेवल सेल है। जब आप क्या करते हैं, नीचे से ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से एनर्जी देंगे तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा फ्लेम से और ये ऑक्सीडाइज होके चला जाएगा, एक्साइट होके ऊपर हायर एनर्जी लेवल पर। हायर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन अपने आप को अनस्टेबल फील करता है तो वो वापस आएगा। जब ये वापस आया तो बेटा ये एनर्जी को इमिट करेगा। तो इमिट रेडिएशन या एनर्जी, इमिट रेडिएशन, क्या इमिट करेगा बेटा, रेडिएशन। तो इसने जब ये रेडिएशन को इमिट किया तो बेटा देखा गया कि ये जो रेडिएशन उसने इमिट की थी ये विजिबल रेंज में नहीं थी।
दैट इज अगर ये विजिबल रेंज में होती तो ये कलर मिलता हमको, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन जो इमिट रेडिएशन पे हमने देखा तो बेटा ये रेडिएशन विजिबल रेंज से बाहर थी, दैट इज नॉट इन विजिबल रेंज, नॉट इन विजिबल रेंज, जिसकी वजह से हमें कलर नहीं मिला मैग्नीशियम और बेरिलियम के लिए। तो बच्चों इसका क्या लॉजिक है, एक्चुअल में बेरिलियम और मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है कंपैरेटिवली ज्यादा एज फर्स्ट मेटल से। तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉन तो होता है वो टाइटली बाउंड होता है, तो उसको आपको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और आपने एनर्जी सप्लाई कर दी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आपका हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, वापस आया, एनर्जी को इमिट किया, रेडिएशन को इमिट किया, ये रेडिएशन विजिबल रेंज से बाहर थी तो कलर नहीं मिला। बात समझ में आई? क्यों? बिकॉज इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा थी। किससे? फर्स्ट ग्रुप से कंपेयर करा रहे हूं मैं भी। बात समझ में आई? तो बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, और वो एटम आइसोलेटेड होना चाहिए, गैस का एटम होना चाहिए और न्यूट्रल एटम होना चाहिए। बात समझ में आई? चलो बेटा, तो ये बात समझ आई, आप पढ़िए जरा। रीजन, बोथ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा इस वजह से ये कलर नहीं देता बिकॉज इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो आंसर फिर वही एक्सप्लेन कर रहा है, ए भी असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों आपका कलर नहीं मिलता फिल्म ऑक्सीडाइजिंग फिल्म के साथ। बात समझ आई? तो आंसर इसका भी ए हो गया। तो बोथ बी एंड एम जी हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन बेटा फर्स्ट मेटल में क्या होता है, दैट इज आपका फर्स्ट मेटल, फर्स्ट सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां बैठा था, आपने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम दी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आउटर मोस्ट हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा, एनर्जी इमिट या इमिट रेडिएशन। और बच्चों ऐसा देखा गया कि ये जो एनर्जी या रेडिएशन इमिट हुई ये विजिबल रेंज में थी। किसमें थी ये? विजिबल रेंज में। तो हमें अलग अलग कलर देखने को मिले थे। इतनी बात समझ आई? क्या मिले थे बेटा? अलग अलग कलर देखने को मिले थे। दैट इज ये जो आपका फर्स्ट मेटल है वो आपके ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर देते हैं। कौन कौन सा? लिथियम क्रिम्सन रेड देता है, आपको याद होगा बेटा, आप बता सकते हो। जैसे आपका येलो पोटेशियम क्या देता है? येलो बेटा वोयलेट, और सोडियम येलो, रुबिडियम रेड वोयलेट, और सीजियम ब्लू। तो ये आपको याद होंगे कलर। बात समझ आई? चलिए, तो ये कलर आपको फर्स्ट मेटल कलर देता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के साथ, बट बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं देता ड्यू टू इट्स हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो क्वेश्चन खत्म। लास्ट क्वेश्चन आइए, लास्ट। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आओ बेटा लिखता हूं मैं, डिकम्पोजिशन किसका कराया गया? पोटेशियम क्लोरेट का। तो बेटा KClO3 का हमने क्या कराया है? KClO3 का कराया गया है डिकम्पोजिशन। यहां लिख दूं, KClO3 को हीट किया या इसको डिकम्पोज किया तो बेटा ये बनाता है KCl प्लस O2, ऐसे डिकम्पोज होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? KCl प्लस O2। बेटा अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाऊं आपको तो पोटेशियम का 1 होगा यहाँ, और क्लोरीन का 3 to 6, और एक कम करेंगे +5 होगा, और ऑक्सीजन का -2 होगा बेटा, ऑक्साइड है। तो क्लोरीन से क्लोरीन जाएंगे, यहाँ क्लोरीन का -1, पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन का 0। तो क्लोरीन बेटा क्लोरीन +5 से -1 में गया तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, दैट इज इसका रिडक्शन हो गया। और ऑक्सीजन बेटा -2 से 0 गया तो बेटा -2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। -2 से 0 तो बढ़ गया ना बेटा, तो यहां ऑक्सीडेशन हुआ। तो बच्चों ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, क्या वो रिडॉक्स रिएक्शन है? यस, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा। पोटेशियम का +1 है और यहां भी पोटेशियम का +1 है। क्या पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज हुआ? नहीं हुआ।
लेकिन क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? यस, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं। तो आइए पढ़िए क्या बेटा, सुनो अब पहला, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सही बात है। रीजन, देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम। बात तो ठीक है। इन द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, यस, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन क्या बेटा, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, ये इस वजह से रिडॉक्स है क्या? ना, ये रिडॉक्स इस वजह से है बिकॉज आपका क्लोरीन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो स्टेटमेंट 2, यह रीजन तो बात तो ठीक है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सर एक्सप्लेन कब करता? अगर रीजन में यह लिखा होता कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड क्लोरीन चेंज। बात समझ में आई? इस वजह से ये रिडॉक्स है, ना कि इस वजह से रिडॉक्स है कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। बात ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है बेटा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बात समझ में आई? मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया कि क्या होना चाहिए था। समझ में आया? चलो, तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? सेकंड, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बेटा ये आपके 5 क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए होंगे। आप बताइए एक बार कि कैसा डिस्कशन बेटा, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा अभी और आपके 2 पेपर है मेरे हिसाब से, 2 या 3 पेपर है शायद, 2 या 3 है, हाँ जो भी होंगे। तो बच्चों वो आपको डिस्कस कराएंगे, करते रहिए। आज क्वेश्चन वही लेके आता हूं मैं जो एग्जाम में आने के चांस ज्यादा है, और थोड़ा बहुत बेटा इधर उधर को भी हल्का मुल्का बता दिया तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाकी बातें कल करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। हेलो बच्चों, न्यूलाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं एसर्सन रीजन टेस्ट 7, जो कि आज सुबह हमारे इंस्टीट्यूट के 9 से 9:20 पर यह ऐप पर टेस्ट हुआ था, जिसका केमिस्ट्री का डिस्कशन हमारे सीनियर साथी मुस्तकीम सर ने किया है, और फिजिक्स का डिस्कशन हमारे सुपर सीनियर साथी आरडी सर ने किया है, और बायो का डिस्कशन आपके सामने डिटेल में मैं कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आज के सवाल काफ़ी ठीक है, और हमारे डेटा सर की आखिरी मुहिम, आखिरी प्रयास है कि आप लोग को एसर्सन रीजन की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। तो ये हमारे डेटा सर के मिशन के तहत मैं उनका काम कर रहा हूँ। और हमारे सामने आप देख सकते हैं पहला सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए लिखा है एप्पल स्ट्रॉबेरी आर टाइप फास्ट फूड। अब देखिए फ्रूट की जो डिफिनीशन आपको पढ़ाई गई थी, फ्रूट उसमें एक था ट्रू फ्रूट, एक था फॉल्स, ठीक है, और एक था पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक तो एक अलग स्पेशल केस है। आपको मालूम है कि जो आपकी ये ओवरी होती है यही फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाती है। ठीक, तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली चीज है, पहली बात। तो अब कभी ऐसा हो कि ये फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए तो वो है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ये तो अलग बात। अब देखिए ओवरी का मॉडिफिकेशन ही ट्रू फ्रूट होता है, और अगर इडिबल पार्ट जो हम खा रहे हैं फल का वो सारे के सारे ओवरी के पार्ट हो, जैसे ओवरी वॉल का हो, पेरिकार्प हो, इपिकार्प, मिजोकार्प, एंडोकार्प, या सीड का कोई कवरिंग हो, कुछ भी, अगर हम ओवरी के मॉडिफिकेशन वाले पार्ट खा रहे हैं तब तो वो ट्रू फ्रूट है। अगर ओवरी के अलावा किसी उसके पार्ट को खाएंगे, ठीक है, भले ही ओवरी का मॉडिफिकेशन हो तो क्या, तो वो फास्ट फूड होगा। आपने सेब में देखा होगा एप्पल, स्ट्रॉबेरी और पियर नाशपाती में आपने देखा होगा, एप्पल में जो अंदर सीड होती है उसकी कैविटी होती है, रहता तो ओवरी का मॉडिफिकेशन ही है, लेकिन जो आप खा रहे होते वो थैलमस होता है। ठीक, तो थैलमस के फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन की वजह से ये फ्रूट हमारा एप्पल, स्ट्रॉबेरी और पियर का फाल्स बन जाता। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ओवरी का मॉडिफिकेशन हो लेकिन अगर इडिबल पार्ट आपका ओवरी ना हो, कुछ और हो, तो उसे बोलेंगे फास्ट फूड। और मेरी समझ से यही आपका क्वेश्चन है कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी और टाइप फास्ट फूड है। बिल्कुल सही है। तो क्यों फाल्स है? क्योंकि इसमें थैलमस फूड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और रीजन में लिखा कि डू नॉट कंट्रीब्यूट, इसलिए सेंटेंस ही गलत है, और हमें ये पहला सही और दूसरा गलत दिख रहा है। अब एक सवाल, हर खाई जाने वाली चीज, हर रसीली चीज, हर मीठी चीज फल नहीं होती। जमीन के अंदर पैदा होने वाला हर चीज फल नहीं होता। सलजम है, आलू है, जमीन कंद है, कोलोकेसिया है, घुइयां, अरवी है, हल्दी है, अदरक है, ये सब के सब फल नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट के मॉडिफिकेशन है। कोई स्टेम का प्याज लीफ का मॉडिफिकेशन है, लहसुन लीफ का मॉडिफिकेशन है, तो ये फल नहीं है भाई।
केवल मूंगफली जमीन के अंदर पैदा होने वाला फल है, जियोकार्पिक फ्रूट है। और ये आपका पीवाईक्यू है, सलजम है, गाजर है, मूली है, ठीक है, अदरक है, पालक है, ये सब के सब फल नहीं है, ये अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट हैं। तो मतलब हर एडिबल चीज़, हर खाई जाने वाली चीज़ फल नहीं होती, केवल गायनोसियम या ओवरी का मॉडिफिकेशन ही फल होता है। बात को समझिए। और अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फल बन जाए तो बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जिसका एग्जाम्पल आपकी बुक में बनाना दिया हुआ है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, आंसर सेकेंड। ठीक। अब बच्चों देखिए, इन ह्यूमंस स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी, ये तो आपको पता है कि इनवॉलंटरी है। और ह्यूमन सेरिब्रम डज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल द, ये भी सही है। और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, आप जब स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ते हो, स्मूथ मसल्स, तो पहला होता इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी, न्यूरोजेनिक, ठीक है, अनस्ट्रेटेड, ये तीन टर्म आपको अक्सर सुनने को मिलते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चरल अपीयरेंस होती है, ये दिखता किसे है, ठीक। और इनवॉलंटरी का मतलब जिस पर हमारा डायरेक्ट कॉन्शियस कंट्रोल ना हो, जिसे हम अपनी इच्छा से उसके मूवमेंट को नहीं रेगुलेट कर सकते। जैसे कक्षा 6-7 में आप पढ़ते थे ऐच्छिक मसल्स, अनैच्छिक मसल्स, ऐच्छिक क्रियाएं। तो जो मसल्स ऐच्छिक होती हैं उससे फंक्शन भी ऐच्छिक हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी ऐच्छिक एक्टिविटी है, सोच रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। लेकिन जो मेरा अंदर का स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, किडनी है, उनके मूवमेंट को मैं रेगुलेट नहीं कर सकता अपनी इच्छा से। दिल अपने स्पीड से धड़केगा, चाहे हम चाहें ना चाहें। तो हमारी अनैच्छिक होती इनवॉलंटरी, ये होती इनवॉलंटरी, मतलब जिस पर हमारा डायरेक्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल ना हो, ठीक है। मैं ये दाहिने हाथ को ऐसे इधर ले आ रहा हूँ, बाएं को ऐसे कर ले रहा हूँ, ऐसे मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहूँ तो किडनी को लेफ्ट राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से लेफ्ट नहीं कर सकता, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं नहीं कर सकता। मैं इंटेस्टाइन को स्टमक पे नहीं रख सकता, स्टमक को इंटेस्टाइन नहीं रखता। तो ये हमारी अनिच्छा है, अनैच्छिक है, इनवॉलंटरी है, ठीक। अब न्यूरोजेनिक का मतलब क्या है, आपको पता है कि मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर के होते हैं। तो उनका कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसकी ओरिजिन कहाँ से होती है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन नर्वस सिस्टम के थ्रू आएगा तो बोलेंगे न्यूरोजेनिक, और अगर मसल्स के थ्रू आएगा सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन तो बोलेंगे मायोजेनिक। आपको याद करिए, जो आपका ऐसे नोड था, ऐसे नोड हार्ट में, यही हार्ट बीट की ओरिजिन को इनिशिएट करता था। और हार्ट बीट की ओरिजिन ही आपकी क्या है भाई, हार्ट बीट की ओरिजिन क्या है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये मस्कुलेचर था भाई। तो इसीलिए आप हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, ये बात को समझिए। और यहाँ पर न्यूरोजेनिक का मतलब कि नर्वस सिस्टम हमारे इनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या करता है, इनिशिएट करता है। तो और जो हमारा स्केलेटल मसल्स है, वॉलंटरी मसल्स है, उसको भी न्यूरोजेनिक ही होता है। तो ये है न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, ठीक। तो इसका मतलब कि जब सेरिब्रम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करेगा एक्टिविटी को तो वो होगा इनवॉलंटरी नेचर का, इसलिए करेक्ट एक्सप्रेशन है। लेकिन जो हमारा ब्रेन होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो हमारे सारे विसरल मसल्स के फंक्शन को, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक। तो ये चौथा आंसर सही है इसका। ठीक है। अब देखिए ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप। अब देखिए कहते हैं कि जो जिसका ब्लड ग्रुप होता है वो वही उसका एंटीजन होता है और जस्ट उसके अपोजिट एंटीबॉडी होते हैं। आपको मालूम है, सपोज दैट एक डोनर होता है और एक रेसिपिएंट होता है जब भी ब्लड दिया जाता है, ठीक है, रेसिपिएंट और डोनर, ठीक। अब देखिए डोनर जो ब्लड देगा वो एज ए एंटीजन वर्क करेगा इस रेसिपिएंट के लिए, और अगर इस एंटीजन के लिए इसके अंदर एंटीबॉडी बन गया तो फिर ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। तो कहानी कुछ कैसे है कि ओ निगेटिव जो आप बोलते हो बच्चों, ओ निगेटिव का मतलब नो एंटीजन, इसके अंदर कोई एंटीजन होता ही नहीं है। और जब एंटीजन इसके अंदर जाएगा नहीं तो फिर इसके अंदर एंटीबॉडी रहे या ना रहे, लड़ाई की नौबत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़ा और टसन किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है या दो से ज़्यादा। तो जब इसके अंदर मान लो एंटीबॉडी है भी तो ये लड़ेगा किससे, इसलिए लड़ने की नौबत ही नहीं आती। कहते अकेला आदमी किससे लड़ेगा, तो इसके अंदर कोई एंटीजन होता ही नहीं है ओ निगेटिव के अंदर, तो फाइट करने की तो नौबत ही नहीं। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल है, बात को समझिए। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तभी पॉसिबल है कि देने वाले के अंदर कोई भी एंटीजन ना हो, इसलिए ओ निगेटिव यूनिवर्सल। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता। और जबकि ए बी पॉजिटिव जो है वो आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों है? क्योंकि इसके पास जो होता है एंटीजन दोनों होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब इसके अंदर कोई लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होती। तो मान लो कोई भी एंटीजन इसके अंदर आएगा रेसिपिएंट में तो ये भी किसी से फाइट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी ही नहीं है।
बात को समझिए, लड़ाई एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में होती है। तो एंटी ए बी पॉजिटिव क्यों यूनिवर्सल रेसिपिएंट है? क्योंकि इसके पास दोनों के लिए एंटीजन तो है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है। तो जब एंटीबॉडी नहीं है तो कोई ब्लड ग्रुप आएगा ये सबको ले सकता है, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी आपके डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए वरना ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए, द थॉर्न एंड टेंडिल ऑफ बोगनविलिया कुकुरबिटा रिपेंड होमोलॉगी। क्यों होमोलॉगी? क्योंकि ये जो थॉर्न और टेंडिल होते हैं ये क्लाइंबिंग के लिए होता है। क्लाइंबिंग एक अलग फंक्शन है और ये है प्रोटेक्शन, और ये प्रोटेक्शन एक अलग फंक्शन है, ठीक। तो इनका दोनों के फंक्शन डिफरेंट हो गए और ये दोनों स्टेम के मॉडिफिकेशन हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर तो रीजन में रूट लिखा इसलिए गलत हो गया। पहला सही है, दूसरा गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्यों ये दोनों होमोलॉगी शो करते हैं? क्योंकि ये जो थॉर्न होता है और ये आपका टेंडिल होता है, ये दोनों के दोनों स्टेम मॉडिफिकेशन है और समान चीज़ों का मॉडिफिकेशन हो गया सेम, मतलब ओरिजिन दोनों की सेम हो गई लेकिन फंक्शन दोनों का डिफरेंस है, इसलिए ये आपका ए सही है, बी गलत है। यहाँ स्टेम होना चाहिए था, तब इसका ये करेक्ट एक्सप्रेशन बनता। सेकेंड आंसर। अब देखिए, फैसेट डिफ्यूजन इज ए पैसिव प्रोसेस। अब देखिए आपकी बुक में चार्ट बना डिफ्यूजन के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, और फैसेट डिफ्यूजन पैसिव प्रोसेस, ये बिल्कुल सही। अब पैसिव क्यों होता है? क्योंकि नो एटीपी यूटिलाइज, नो एटीपी यूटिलाइज मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी नहीं होता, इसलिए पैसिव है। लेकिन रीजन में ये लिखा है कि आर हाईली सेलेक्टिव। हाईली सेलेक्टिव तो है ही, क्यों? क्योंकि सेलेक्टिव क्यों है? क्योंकि एक स्पेसिफिक होता है, किसी हर मेम्ब्रेन प्रोटीन किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को, मॉलिक्यूल को एक क्रॉस आर पार भेजती है। तो ये आपकी जो चार्ट बनी उसमें लिखा कि ये हाईली सेलेक्टिव है, तो हाईली सेलेक्टिव भी सही है, पैसिव भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई। बात को समझिए कि पैसिव होने के नो एटीपी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। फर्स्ट आंसर। अब देखिए, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। अब देखिए कहते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कुछ नहीं, द प्रॉपर्टी विच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स एक्सक्लूसिवली विदाउट एनी एक्सेप्शन बट इज नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग। मतलब वो प्रॉपर्टी दुनिया के सभी लिविंग पाई जाती हो लेकिन किसी नॉन लिविंग में ना पाई जाए, वो थी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मैं मानता हूं कि रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन लिविंग में नहीं है, रिप्रोडक्शन नॉन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गन हैं जिनमें आपका रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, जैसे स्टाइल वर्कर भी, म्यूल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। तो इसलिए ये फिट नहीं बैठता, इसलिए डिफाइनिंग वर्ड नहीं है। और क्यों एब्सेंट एंड टोटली एब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए सही है। रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन मेनी ऑर्गेनिज्म एंड टोटली एब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स, बिल्कुल सही है। इसलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है भाई। क्यों रिप्रोडक्शन डिफाइन नहीं है? क्योंकि ये एब्सेंट है मेनी ऑर्गेनिज्म में एंड नॉट टोटली एब्सेंट इसमें, ये सही है। अब जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है, ये तीन आपके दिए। और ग्रोथ क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी है, बात को समझिए, लेकिन सभी लिविंग में पाया जाता है। तो चौथा आंसर। अब देखिए, ऑल रूट्स आर नॉट पॉजिटिव। अब देखिए आपको मालूम है कि जब आप किसी सीड को, सीड में आपको पता है कि ये आपका प्लीम्यूल होता है और यहाँ पर एक रेडिकल होता है, ठीक। ये जमीन में जाता है और जैसे ग्राउंड पर जाएगा तो ये रूट आपकी नीचे निकलती है प्राइमरी, और ऊपर आपका सूट सिस्टम बढ़ता है। ये नीचे जा रहा है तो एलॉन्ग द ग्रेविटी जा रहा है, एलॉन्ग द ग्रेविटी, और इसी को क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिक, इसे बोलते हैं जियोट्रॉपिक। और ये है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। क्यों? ग्रेविटी के अलोंग जा रहा है। अगर ऊपर आएगा तो बोलेंगे निगेटिव। नॉर्मली जितने ही पौधे होते हैं आपको अपने अनुभव से पता है कि जड़ जो होते हैं वो जमीन के अंदर रहता है, जमीन के नीचे जाता है अलोंग द। लेकिन बहुत सारी रूट ऐसी, कुछ रूट ऐसी भी होती हैं जो जमीन के ऊपर आती हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है दुनिया में, कोई ऐसा पौधा है जिसमें रूट जमीन के ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब ऑल रूट्स आर नॉट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। क्यों? अभी आपकी बुक में मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में दिया राइजोफोरा, उसमें रेस्पिरेटरी रूट जो होते हैं वो जमीन के ऊपर आते हैं। ऐसे इनमें पोर होता है जिसे आप निमेटोथोर्स कहते हो, और इस स्ट्रक्चर का नाम निमेटोफोर है। निमेटोफोर रेस्पिरेटरी रूट होती है, मैंग्रोव प्लांट पाए जाते हैं, स्वैम्पी एरिया पाए जाते हैं, और ये आपका टैप रूट मॉडिफिकेशन है भाई। तो ये जमीन के ऊपर आया है, वर्टिकली अपवर्ड आया है भाई। और ये क्या है? निगेटिव जियोट्रॉपिक। इसका मतलब कि ऑल रूट्स आर नॉट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये सही है। क्यों? क्योंकि राइजोफोरा मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। बिल्कुल सही है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई, ठीक है। तो राइजोफोरा में रूट ऊपर आ जाती है, इसलिए निगेटिवली जियोट्रॉपिक है। इसीलिए ऑल रूट्स आर नॉट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ये सही है।
अब देखिए जाइलम फ्लोएम टाइप ऑफ सिंपल नहीं है भाई, ये तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जांपल है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जांपल क्यों है? क्योंकि मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट। अब जाइलम के कंपोनेंट तो आप पहले से ही जानते थे, क्या था भैया? जाइलम का ट्रैकेट्स, फाइबर, ठीक है, पैनकाइमा, ठीक, और जाइलम टाइप फाइबर और वेसल्स, ये 4 थे। और फ्लोएम के तो आपको पता ही है क्या, कंपेनियन सेल्स, सीप ट्यूब एलिमेंट, फाइबर और पैनकाइमा, ये सब एक साथ यूनिट की तरह काम करते थे। ये एक यूनिट की तरह का, तो ये इसका मतलब ये गलत है और ये सही है, तो ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट, दैट इज आंसर 3rd। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन देखिए, लिखा ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। ये बात बिल्कुल सही है कि सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 23S rRNA होता है, ठीक है, rRNA क्या एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, RNA है, और ये काम करता है, इसको बोलते हैं राइबोजाइम। ये काम करता है पेप्टाइड बॉन्ड को जोड़ने का, कब? ट्रांसलेशन के समय। इसका मतलब कि कुछ न्यूक्लिक एसिड हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया कि सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं। लेकिन भैया यहाँ रीजन में तो हमने लिपिड रखा है, इसलिए ये सेंटेंस तो गलत है। लिपिड कहीं रिपोर्ट नहीं है कि एंजाइम की तरह। तो क्यों ये बात कही गई कि ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन? क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी आरएनए होते हैं या न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो फंक्शन करते हैं एज ए एंजाइम की तरह पे, जिसे आप बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को जोड़ने के लिए ट्रांसलेशन के समय। तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। असर्शन इज राइट और रीजन इज फॉल्स। सेकेंड आंसर। अब देखिए लिखा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए ट्रू एंडोक्राइन, नहीं, इज नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। ये PYQ था जिसे मैंने एसर्सन रीजन ने मॉडिफाई किया, ये नॉट ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, ये गलत है, ठीक। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर्स एंड रिलीज ओनली। अब देखिए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड होने के लिए, ट्रू एंडोक्राइन होने के लिए ये हार्मोन सिंथेसाइज करे, पहली बात, हार्मोन सिंथेसिस और सिक्रीशन, ये 2 काम करेगा तो बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसमें हाइपोथैलेमस से आने वाला हार्मोन ADH और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट और सिंथेसाइज वहाँ होता है और उससे आकर के यहाँ स्टोर होता है, तो स्टोर और रिलीज केवल करता है, इसलिए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। और सेंटेंस एसर्शन में लिखा है ये ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, इसलिए ये गलत है और ये सही है। तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, दैट इज 3rd आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये मेरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी हम लोग का एसर्सन रीजन के तकरीबन 2 टेस्ट और बचे हुए हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अभी 2 टेस्टों में सवाल काफ़ी अच्छे दे करके आप लोग को बहुत सी चीज़ें सिखा सके। मेरे साथी RD सर और मुस्तकीम सर भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने सेशन के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।